दोस्तों, मेरे प्रिय रीडर्स और इस चैनल के देखने वालों, मैं फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है किताबें, किस्से और कहानियाँ K3। हमने इंफोटेनमेंट पे बहुत से इंटरव्यूज़ किए और बहुत सी कहानियाँ हमने आपकी खिदमत में पेश की। क्योंकि इस चैनल का नाम हुसैन ज़ैदी बुक्स है और मैंने अपनी पहचान जर्नलिज्म से और मैंने किताबों से बनाई है, मुझे लगा कि मुझे आपसे ज़्यादा किताबों के बारे में बात करनी चाहिए और वो कहानियाँ जो किताबें नहीं बनी या बनने वाली हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो लिहाजा इस बुनियादी मकसद के साथ हमने इस चीज़ को शुरू किया है। आज हमारी पहली इस कहानी इस श्रृंखला में होगी द ब्लैक ऑर्फन। ये किताब मेरी जो है अभी बुक स्टोर्स में और वेबसाइट्स पे पहुंची है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ले सकते हैं, लेकिन इसकी एक अनोखी और इसकी एक अजीब कहानी है। पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस किताब को यहाँ आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन जब कुछ अखबारों ने और कुछ वेबसाइट्स ने मेरा इंटरव्यू करना शुरू किया तो उन्होंने एक नई बात जो मेरे सामने उजागर की, जो मैंने तो खैर उसको लिखते वक्त सोचा भी नहीं था। वो कहते थे कि आपने पहली मर्तबा अपनी 14-15 किताबों में पहली मर्तबा एक लव स्टोरी का जिक्र किया है। और मैं आपको इससे पहले बता दूं कि मैं रोमांस में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मुझे लग रहा है कि रोमांस एक बहुत ही एग्जैजरेटेड और एक बहुत ही ओवर हाइप्ड इमोशन है। तो दैट असाइड, मुझे लगा कि मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। मैं तो एक जियाले और एक बहुत ही बहादुर ऑफिसर की कहानी जो सत्य घटना पर आधारित थी, मैं वो लिख रहा था। लेकिन उस कहानी में जो मोड़ गुजरे हैं उसमें जो इमोशंस और थोड़ा सा रोमांस का एलिमेंट आ गया, तो लोगों ने उसको पकड़ लिया और कुछ लोगों ने उससे सवाल में पूछा। मुझे लगा ये वो बेहतरीन जगह है जहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये कहानी क्यों है, इसमें रोमांस क्यों आया, और ये कहानी और जो मैंने कहानी लिखी हैं अपनी इससे पहले, चाहे वो अंडरवर्ल्ड की हो, चाहे माफिया की हो, चाहे स्पिनाच की हो, इंटेलिजेंस हो, आई मीन ऑफ कोर्स ऑल ट्रू स्टोरीज, ऑल नॉन फिक्शन, ऑल बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये कहानी भी बेस्ड ऑन फैक्ट और ट्रू कहानी है, लेकिन इस कहानी में कुछ चीज़ें अनोखी और कुछ चीज़ें बहुत यूनिक हैं जो मेरी अब तक की किताबों में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है कि मैंने दाऊद इब्राहिम के बारे में बहुत कुछ लिखा है, मैंने दूसरे माफिया गन्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है, या जो पिछली किताब थी रॉ हिटमैन इज टोटली अबाउट एन RAW ऑपरेटिव, हम उसकी सीक्वल भी लिख रहे हैं फिलहाल। तो ये कहानी अलग है। मैं आपको इस कहानी के बारे में, वो लोग क्या कहते हैं, एक स्नीक पीक या मे बी एक थोड़ी सी कहानी जो आप लोगों को समझा सकूं कि ये क्या है, मैं आपको बयान करूं। इससे ही शुरू करेंगे और फिर आगे एक सीरीज में हम आपको दूसरी इंटरेस्टिंग कहानियां जो अभी जिन्होंने किताबी शक्ल तो इख्तियार नहीं की है, लेकिन शायद वो आगे जाके एक किताबी शक्ल इख्तियार कर लें, या शायद किताब में आने से पहले ही वो आपको कहीं देखने और पढ़ने को मिल जाए। तो हम वहां से शुरुआत करते हैं। ब्लैक ऑर्फन एक कोड वर्ड है जो इस किताब का टाइटल है। कोड वर्ड एक ऐसे ऑपरेटिव के बारे में है जिसके बॉस का पता नहीं है, जिसको लोग जानते नहीं है कि उसको कौन हैंडल कर रहा है, लेकिन वो एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेटिव है जो दुनिया के किसी एक हिस्से में तबाही मचाने के लिए आ गया है। अब चूंकि ये क्लियर नहीं है, चूंकि ये हम लोग सबके लिए मालूम नहीं कि क्या है, कौन है, तो हमने उसको ब्लैक कर दिया। जो एजेंसीज जो उसको ढूंढ रही हैं उन्होंने उसको ब्लैक कहा है। ऑर्फन यानी जिसके बाप का पता ना हो, इसलिए इस किताब का टाइटल है द ब्लैक ऑर्फन, यानी एक ऐसा ऑपरेटिव, खतरनाक ऑपरेटिव जो एक बहुत ही खतरनाक मकसद लेकर निकला हुआ है दुनिया में तबाही मचाने के लिए, उसके बारे में कोई जानता नहीं। कहानी का हीरो है अजय राजवर्धन। अजय राजवर्धन जो है अपने आप में इंडियन एजेंसीज का एक बहुत ही बहादुर ऑफिसर है। इसने दुनिया में इंटरनेशनली बहुत ख्याति हासिल की है और अजय ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। यानी हमारी कहानी की शुरुआत में ही जो है हम लोग देखते हैं कि अजय ने कश्मीर में, यानी एक पहाड़ पे टेररिस्ट ने कब्जा जमा लिया था कश्मीरी मिलिटेंट्स ने, और वो कश्मीरी मिलिटेंट्स ने उन लोगों को बंधक बना रखा था। और चूंकि वो पहाड़ पे थे तो वहाँ कोई जा नहीं पा रहा था और वहाँ कोई पहुँच नहीं पा रहा था। आर्मी ऑफिसर्स भी, चूँकि मिलिट्री में एक टर्म होता है क्वीन ऑफ वांटेज का, तो अगर आर्मी के लोग जो हैं वो नीचे हैं और अगर दुश्मन ऊपर है तो वो
ईजिली उन पे कब्जा नहीं कर सकते थे। जैसे कारगिल में हुआ था। कारगिल में जो सारे पाकिस्तानी घुसपैठिए थे वो लोगों ने आके पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था और आर्मी ऑफिसर्स ऊपर पहुंच के उनको हरा नहीं पा रही थी। उस वक्त उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उनको शिकस्त दी थी कि ये सारे जो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के लोग थे, इन लोगों ने खुद अपना हुलिया बदल दिया। इन्होंने अपनी आर्मी फटीग्स चेंज करके इन लोगों ने जो है पठानी सूट पहन लिए, मिलिटेंट्स का जो है वेशभूषा धारण की और रस्सियों से चल गए। तो ऊपर जो मिलिटेंट्स उनको लगा उनके ही लोग आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने जाके उन पाकिस्तानियों को शिकस्त दी थी और फिर उस पीक पे फिर से कब्जा कर लिया। मैंने इस कहानी को और इस पूरे डिस्क्रिप्शन को, एक्शन सीक्वेंस को, मैंने अपनी किताब मुंबई एवेंजर्स में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। जो लोग इस सीक्वेंस को पढ़ना चाहते हैं कारगिल की, वो इसको पढ़ लें। तो उसी तरह से इस कहानी में जो हमारी ओपनिंग सीन है, जहां हम अजय की हीरोइज्म को एस्टैब्लिश करते हैं, वहां पे आर्मी वाले ऊपर पहुंच नहीं पा रहे हैं और मिलिटेंट्स जो हैं उनको निशाना बनाए जा रहे हैं। अब ये सब परेशान हैं कि क्या होगा। इतने में अजय को बुलाया जाता है कि अजय, कोई तुम्हारे पास कोई उपाय है? और ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। अजय मुस्कुरा के पूछता है, बहुत आसान है, बताओ डिनर में क्या मिलेगा? डोकू लड़का पागल है, मतलब हमको तो लग नहीं रहा है कि हम लोग जाके उनको शिकस्त दे के घंटों की फाइटिंग के बाद नीचे ला पाएंगे। ये अभी आया है और ये आके हमसे पूछ रहा है कि बताओ खाने में क्या है, क्योंकि इसको इतना यकीन कैसे है कि ये जा करके वापस जो है आ भी जाएगा और हमारे डिनर भी करेगा। उनको लगा मजाक कर रहा है, लेकिन खैर उसने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए कश्मीरी रिश्ता और वाजवान का इंतजाम कर देना, जो कश्मीरी खाने होते हैं। और फिर अजय उस मिशन पर निकल पड़ता है। सो सी, अ हीरो थिंक्स डिफरेंटली, अ हीरो ऑपरेट्स डिफरेंटली। अगर वो औरों की तरह हो जाए तो फिर हीरो ही क्यों होगा वो। ये जाता है और तब वहाँ पे कश्मीरी लिबास पहन करके, कश्मीरी ओवरकोट पहन करके ये अपने कंधे पर एक बकरी के बच्चे को बिठा लेता है और साथ में कुछ अंडे और दूसरी सामान लेके वो जो छोटा सा एक टीला है या छोटी सी जो हिलॉक है उस पर चढ़ने लगता है। उसको बिल्कुल पता था कि लोग जो हैं इसको नोटिस करेंगे, लेकिन इसके हाथ में हथियार नहीं है। ये आर्मी ऑफिसर की जिसको यूनिफॉर्म में नहीं है, इसके कंधे पे एक बकरी का बच्चा है और इसके हाथ में कुछ अंडे और सामान है। यानी दिस वाज अ डिसेप्शन, दिस वाज अ प्लॉय। ये उन लोगों को डिसआर्म कर रहा था कि अगर ये कोई आर्मी वाला नहीं है, इसके पास कोई बंदूक ही नहीं है, तो ये कोई लोकल कश्मीरी है। वो आराम से गुनगुनाते हुए उस पहाड़ पे चढ़ गया और लोगों ने देखा उसको आते हुए, इनको लगा कि शायद ये कोई मकामी आदमी है, कोई लोकल आदमी है। एक बार जब अजय ऊपर पहुंच गया तो फिर तो ये एक्शन सीक्वेंस है कि किस तरह से उसने चारों पांचों मिलिटेंट्स को उसने अकेले उनके साथ में मुठभेड़ की, उन सबको मार दिया, उन पे कब्जा कर लिया और बाद में मालूम पड़ा कि जो उसके बंधक थे उसने उन सबको छुड़ा लिया। एक बुढ़िया थी मेन, हफ्सा बेगम, जो उस वहां से उसको आज़ाद उसने किया और फिर मालूम पड़ा कि कश्मीरी थी और उसका घर था। यहाँ से हमारे हीरो का हीरोइज्म शुरू होता है। अब हमारी कहानी का जो मोड़ ये है कि वो बहुत थक गया था इन तमाम एक्शन सीक्वेंसेस, इन तमाम चीज़ों से। तो अजय जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि उसको एनआईए में पोस्ट किया जाए। आपको पता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको 2008 के बाद स्थापित किया था ताकि इस देश में जितनी भी टेरर एक्टिविटीज होती हैं उसको एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी। अजय का इत्तेफाक कहिए कि उसको बॉम्बे में पोस्ट किया जाता है। मेरी सारी कहानियाँ बॉम्बे में होती हैं। आई लव बॉम्बे एंड बॉम्बे इज़ अ कैरेक्टर इन माई स्टोरीज। मतलब ठीक है और बहुत से शहर हैं, लेकिन चूँकि मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि बॉम्बे है तो मेरी सारी कहानियाँ यहीं बेस्ड होती हैं। सो इसलिए अजय चाहे दुनिया में जहाँ भी हीरो होगा वो आके बॉम्बे में ही, बॉम्बे की एनआईए में पोस्टेड होता है। उस ज़माने में आपको पता है कि एनआईए चूँकि नई नई शुरू हुई थी तो वो हमारे जो कम्बाला हिल का जो टेलीफोन एक्सचेंज है उसकी बिल्डिंग से ऑपरेट हो रही थी। आप सोचिए हमारे रिसोर्सेज किस तरह लिमिटेड थे और इनको कितना वक्त लगा है। यानी मुंबई में एक टेलीफोन एक्सचेंज से और दिल्ली में एक शॉपिंग मॉल में उनका ऑफिस था। तो खैर मैं उस ह्यूमर पार्ट को फिलहाल स्किप करके आगे बढ़ूँ आपके लिए। उसकी पोस्टिंग यहाँ होती है। अब जैसे ही पोस्टिंग होती है तब मेरी कहानी का रियल जो थीम है वो शुरू होता है। आपको पता है कि पिछले 4 सालों में हमारे 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं वो मृत पाए गए हैं। मृत एज इन या तो वो एक्सीडेंट में मारे गए या उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। 11 बहुत बड़ा नंबर होता है। 11 इत्तेफाक नहीं हो सकता और 11 के 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मतलब मुझ जैसे जर्नलिस्ट के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी की बात है। यार हमारा न्यूक्लियर साइंटिस्ट क्यों? वर्ल्ड का बेस्ट है,
हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने 2 मर्तबा अमेरिका की आंख में धूल झोंक करके हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन जो है तैयार किए हैं और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। ऐसे टैलेंटेड और इस तरह के लोगों को कौन सिस्टमैटिकली एलिमिनेट कर रहा है? इन्वेस्टिगेटर्स ने सोचा क्यों नहीं? उन लोगों ने इस चीज की जांच पड़ताल क्यों नहीं की? लेकिन मैंने उसको बहुत ही गंभीर मुद्दा ना बनाते हुए मैंने शुरुआत की एक सिंगुलर स्टोरी से कि चंद्रशेखर, जो उस वक्त इंडियन एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेंशन बताया। उन्होंने एक फ्यूजन बॉम्ब इन्वेंट किया और वो फ्यूजन बॉम्ब एक छोटी सी चीज़ थी, जो मान लीजिए कि एक कोलगेट का जो टूथपेस्ट होता है वैसा, या एक छोटी सी पेन या छोटी सी टॉर्च, ऐसी कोई चीज़ को आप अपने हैंड बैग में रख करके जा सकते हैं। और चूंकि उस ज़माने में सर्जिकल स्ट्राइक की बातें चल रही थी, या अगर छोटे छोटे टेररिस्ट के इलाकों को ख़त्म करना होता है, तो चंद्रशेखर ने कहा था कि इस किस्म का एक छोटा सा फ्यूजन बॉम्ब हमारे लिए बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हल कर सकता है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है दुश्मनों से घिरा हुआ है। मतलब ये अलग बात है कि हम सब जो है पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड है, लेकिन चाइना हमारा दोस्त नहीं है। बांग्लादेश ने भी हमारे बीएसएफ के जवानों को मारा है। नेपाल से भी हम दोस्ती का भले ढोंग करते हो, बट हमको वहाँ से भी काफ़ी नुकसान पहुँच चुका है। और श्रीलंकन मिलिटेंट्स तो आके भारत में क्या कुछ कर सके हम सब जानते हैं। सो अफगानिस्तान, तालिबान, जैसे कि मैं कहा कि अगर दुश्मनों की लिस्ट लेके जाऊं तो आपको मालूम पड़ जाए कि भारत के दुश्मन बहुत से आसपास हैं। और नॉट टू मेंशन कि जो दूसरी एजेंसीज और दूसरे देश हैं वो खुद भी हमारे पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए व्हेनेवर यू वांट पीस, प्रिपेयर फॉर वॉर। इसीलिए अगर भारत को चाहिए कि वो अपने आप को सुरक्षित रखे तो उसको इन हथियारों की बहुत ज़रूरत है, भले उन हथियारों का इस्तेमाल ना करें। अब चंद्रशेखर ने इस इन्वेंशन के फौरन बाद, जब पूरे देश में उनकी वाहवाही हो रही है और जब लोग बहुत खुश हो रहे हैं और लोग जब गर्व से अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट डे चंद्रशेखर जो हैं वो अपने पंखे से लटकते हुए पाए जाते हैं और एक सुसाइड नोट छोड़ जाते हैं, जिसमें कहते हैं कि मुझे इस बात पे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने एक ऐसा बॉम्ब जो है उसका आविष्कार किया जो दुनिया में तबाही और मौत फैलाएगा। अब देखिए, मिस्ट्री इस बात यही है कि इन्होंने कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, कल तो बताया है, कल तो बहुत खुशहाल दिख रहे थे, कल तो बिल्कुल प्रेशर में नहीं थे। अब अचानक क्या हुआ जो ये अचानक कोई गिल्ट कॉन्शियस हुआ और इन्होंने सुसाइड कर लिया? ये मेरी कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ है। इसको मुंबई की क्राइम ब्रांच जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं नीरज कुमार, जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं। नाउ नीरज कुमार इज अ रियल मैन। आपको बता दें, नीरज कुमार जो एक्चुअली दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे और नीरज कुमार अपने आप में एक बहुत ही सफल पुलिस ऑफिसर हैं जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने ब्लू सॉर्ट की कई किताबें लिखी हैं, दिल्ली क्राइम उनकी इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड है, यानी बहुत ज़बरदस्त इंसान है वो। नीरज कुमार जो हैं मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैंने उनसे इस बात की परमिशन ली कि मैं आपका नाम यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे मित्र होते हैं मैं उनका नाम जो यूज़ करना चाहता हूँ अपनी कहानियों में। जैसे कि मुंबई एवेंजर्स में मेरे मित्र ब्रिजेश सिंह इज़ द मेन हीरो। ब्रिजेश सिंह भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो आपको बता दें कि नीरज कुमार इसमें मेन रोल कर रहे हैं एज अ कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई। ब्रिजेश सिंह, अब चूंकि उनका जिक्र आ गया है तो मैं आपको बता ही दूं कि ब्रिजेश सिंह, मैंने और विभा सिंह मेरी राइटर फ्रेंड है। हम लोगों ने बहुत सी कहानियां साथ में लिखी हैं। अगर आप मर्दानी देखें तो आपको मर्दानी में विभा सिंह और मेरा क्रेडिट साथ में दिख जाएगा। और आपको पता, खुद भी एक बहुत बड़ी मशहूर टैलेंटेड राइटर है बॉलीवुड की, हीरा मंडी, उन्होंने जो है साथ में लिखी है और ऐसी बहुत सी कहानी अगर आप देखें तो मिल जाएंगी। तो मैंने, विभा और ब्रिजेश सिंह ने मिल करके इस कहानी को जन्म दिया साथ में और हम लोग सोच रहे इसको कैसे लोगों सामने लाया जाए और फिर अचानक हमको लगा कि ये किताब जो इसका बेस्ट माध्यम है बाहर आने के लिए। तो एनीवे, मैं यही बताना चाह रहा था कि ये दोनों मित्र जो हैं मेरे, जो ब्रिजेश महाराष्ट्र पुलिस के हैं और नीरज कुमार जो हैं वो यूनियन टेरिटरी के कार्डर से हैं। So when Mumbai crime branch is investigating the suicide of this nuclear scientist, they realize that everything points towards a suicide. But मैंने आपसे कहा कि हीरो डिफरेंट होता है। अजय को लगने लगा कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, वेल प्लान्ड मर्डर है। अब यही कॉन्फ्लिक्ट जो मुंबई क्राइम ब्रांच के बीच में
और अजय राजवर्धन के बीच होता है, जो आप लोग एंजॉय करेंगे। दो अफसर, दो बहुत ब्रेव, दो बहुत टैलेंटेड लोग, उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स। नीरज कुमार दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों की बातें सुन रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि शायद मर्डर इसलिए हो सकता है या सुसाइड की पॉसिबिलिटीज ये हैं, हम देखेंगे। ये आपको पुलिस प्रोसीजर्स में, उनके इन्वेस्टिगेशन में आपको देखने में मुझे उम्मीद है आप इसको एंजॉय करेंगे, इसको यहाँ पढ़ने लग जाएंगे। जब ये सब कहानियों में हो रहा होता है, उसमें एक और मोड़ आता है जो मैंने अभी आपको उसका जिक्र नहीं किया था। एक बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड, बहुत इंटेलिजेंट और अपने आप में बहुत स्मार्ट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आसिया खान एंटर होती है सीन में। आसिया खान एक ट्रेन्ड लॉयर है जिसने सिर्फ तय कर रखा है कि जिन लोगों को सिस्टम ने फ्रेम किया है, जिन लोगों को सिस्टम ने सताया है और जो बेगुनाह लोग हैं उनको जो सज़ा दी जा रही है, ख़ासकर मुसलमानों को, उन लोगों को आज़ाद किया जाए सिस्टम से। और ये एक इंटेलिजेंट डेडिकेटेड लॉयर कर सकता है। हमने एक कोर्ट रूम सीन शुरू किया है जहाँ पे एनआईए ने एक लड़की नाज़नीन को प्रोसिक्यूट कर रही होती है एक केस के अंदर, और इतने में आसिया खान जो है उस इन्वेस्टिगेशन में, उस प्रोसिक्यूशन में आती है और आने के बाद में उस मुकदमे को लड़ती है और उस मुकदमे के अंदर वो इनको शिकस्त देके नाज़नीन, जिसको बहुत महीनों से बेल नहीं मिल रही थी, वो उसको आज़ाद करा लेती है। अगेन एक वो कोर्ट रूम सीन है और आप उसमें देखिएगा किस तरह से जो पुलिस और एनआईए के हथकंडे हैं उनको एक बहुत अच्छी लॉयर किस तरह से शिकस्त दे सकती है। ये आसिया खान को देख करके अजय राजवर्धन, जिनको शायद आज तक कभी प्रेम या रोमांस का मौका नहीं मिला था, वो आसिया के इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं। और फिर जो मैंने कहा कि आज तक मैंने अपनी कहानी में रोमांस लिखा नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक छोटी सी केमिस्ट्री होती है। फॉर आसिया इट मीन्स नथिंग, फॉर हर उसका इरादा, उसका एम ये है कि वो बेगुनाह लोगों को कानून की गिरफ्त से छुड़ाएगी। फॉर अजय ही फील्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। मतलब कुछ हो सकता है कि कुछ बेगुनाह लोग भी शायद गिरफ्तार होते होंगे, लेकिन उसका मानना यह है कि नाज़नीन को जो है छोड़ा नहीं जा सकता है, छोड़ना नहीं चाहिए था, जो भी रीज़न था। हाउएवर जब ये चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, उसको अंदाज़ा होता है कि नाज़नीन अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ लोग हैं, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स है जो एक्चुअली स्लीपर सेल है, और शायद इस स्लीपर सेल के अंदर एक ब्लैक ऑर्फन है। अब ये जो मामला होता है कि अजय महसूस करता है कि वो एक इस तरह की शतरंज की बिसात पे आके फंस गया है, जहां पे वो, मतलब एक तरफ तो आसिया खान है, एक तरफ सिस्टम है, और एक तरफ उसके लिए खुद के लिए प्रॉब्लम है कि इतने सारे लोगों में से कैसे वो ब्लैक ऑर्फन को निकाले। और स्लीपर सेल की जो लड़कियां जो बिखरी पड़ी हैं इस शहर में, इस देश के अंदर, उनमें से वो कौन है, ब्लैक ऑर्फन कैसे निकाला जाए। वो सोचता है कि उसको आसिया खान की मदद लेना चाहिए, जो कुछ भी सही एक लॉयर है। मतलब ओके, वो बेगुनाह लोगों को छुड़ाना चाहती है, लेकिन लॉयर्स में तो उसको जो है उनकी हेल्प, कानून की हेल्प करनी चाहिए। तो वो आसिया से बात करता है। शुरू में आसिया उसको डिस्करेज करती है, बट बाद में अजय कुड कन्विंस हर कि हम दोनों मिल करके इस देश के दुश्मन को निकाल सकते हैं। और जब आसिया और अजय के बीच जो एक केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी, और आसिया से अजय जो है वो हेल्प लेना चाह रहा था, उस वक्त जो एक ग्रुप ऑफ टेररिस्ट जिससे अजय बिल्कुल नावाकिफ था या मुंबई पुलिस को बिल्कुल पता नहीं था, वो लोग जो हैं अपना काम अंजाम दे रहे थे। आहिस्ते आहिस्ते वो लोग जो हैं एक सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट बॉम्बे में प्लान कर रहे थे। देखिए, इस बात को याद रखिएगा कि देश के हमेशा जो बड़े बड़े शहर हैं वो हमेशा थ्रेट में रहते हैं, और वो थ्रेट कभी भी ख़त्म होता नहीं है। तो जब ये लोग एक सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स प्लान कर रहे थे, जो उसका मकसद बहुत ही ख़तरनाक था और इस देश की नींव को और सिक्योरिटी को हिला देना था, तब जो है अचानक जो है वो अजय को एक एनोनिमस कॉल मिलता है एक मोसाड के ऑपरेटिव से। आपको पता है इजराइल और आरडब्ल्यू के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। अजय थोड़ा सा हैरान होता है कि उसको आरडब्ल्यू को मोसाड से खबर कैसे आ रही है, हमको खबर क्यों नहीं आ रही है। तो उनका शक ये जाता है कि मोसाड को अपनी किसी सिस्टर एजेंसी से, आपको पता है कि मोसाड वाले जो हैं वो CIA से भी करीब हैं और कुछ दूसरी एजेंसी से भी करीब हैं, लेकिन उनको कैसे मालूम पड़ा।
ये होने के बावजूद जो है अजय, जो इस वक्त कहीं बिजी था, वो जाता है और जाके उस बॉम्ब को फॉइल करता है। इत्तेफाक से उस फंक्शन में नीरज कुमार और उसकी फ्रेंड आसिया दोनों मौजूद होते हैं। तो एक अपने आप में फिर से एक्शन सीन है, अपने आप में इस कहानी के अंदर उस सीन को हमने जो है अच्छे से दर्शाया है। और इसी वक्त जब जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच जो है वो एक स्नाइपर को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो स्नाइपर का जो एक अलग प्लान था, मतलब हमने बाकायदा उसको हमने पुलिस के जो भी चीज़ों में होता है हमने एक नई नई चीज़ उस पर पेश करने की कोशिश की है। तो वो उसके पीछे जाता है स्नाइपर को, जो खुद अपने आप में एक फॉरेन मर्सनरी है। यानी ये चीज़ें आपको नॉर्मली जो है आपको इन किताबों में नहीं मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है कि ऐसे बहुत से बड़े बड़े वाक़यात स्नाइपिंग कर ले जाते हैं। यानी जो अंडरवर्ल्ड के लोग जो होते हैं बहुत ही क्लोज रेंज से शूट करते हैं, लेकिन स्नाइपर जो है वो कभी कभी 800 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक शूट करते हैं। सो वो भी सिर्फ एज अ सेट मोर ऑफ एन एजुकेशनल पर्पस के उस चीज़ को भी मैंने दिखाया था, ताकि लोगों को पता चले कभी कभी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स बहुत करीब पहुँच कर भी बहुत कामयाबी हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं। मैंने उस सीन के अंदर ये दर्शाया। नाउ कमिंग बैक टू अजय एंड आसिया, हमारा जो प्रेमाइस इस कहानी का ये है कि कभी कभी तुम्हारा सबसे अच्छा और तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। ये है मेरी कहानी का इंटरवल पॉइंट। आसिया और अजय जिनकी रैपो, जिनके बहुत इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन, देखिए मेरा मानना है कि अगर आपको किसी लड़की से अगर दोस्ती करना हो या करीब जाना हो तो ज़रूरी नहीं कि आप उसकी सिर्फ फिजिकल ब्यूटी और चार्म को देख कर अट्रैक्ट हो। कभी कभी वो सेरिब्रल कॉन्वर्सेशन, कभी कभी उसकी बहुत इंटेलिजेंट बातें जो हैं वो आपके अंदर एक इस किस्म का एक स्टिमुलेशन पैदा कर सकती है जो आपको बहुत इंस्पायर कर सकता है। यानी वी ऑल नो कि नादिर शाह दुर्रानी की फेवरेट जो है एक नूर बानो थी। नूर बानो ने ही नादिर शाह दुर्रानी को इस बात पे आमादा किया था कि वो ब्रिटिशर्स को कोहिनूर न ले जाने दें। सो दोस्त हिस्टोरिकल स्टोरीज में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताना था कि कभी कभी बहादुर मर्दों को ज़रूरी नहीं कि खूबसूरत औरत की तरफ अट्रैक्ट हो, उस औरत की इंटेलिजेंट और बहुत अच्छी बातें भी जो हैं उस मर्द को बहुत खुश कर सकती हैं, लुत्फानंदोज़ कर सकती हैं। तो ये दोनों के बीच जब ये डेवलप हो रहा था तो मैंने सिर्फ ये कहा कि अजय उसकी खूबसूरती और उसकी बहुत ज़्यादा अक्लमंदी को और सलाहियत को देखते हुए वो इस बात से बेखबर हो गया था कि एक्चुअली वो आसिया को यूज़ नहीं कर रहा था, आसिया उसको यूज़ कर रही थी ताकि वो उसके ज़रिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल करके इन बेगुनाह लड़कियों को छुड़ा ले। और ये बात उसको नहीं समझ में आई थी कि वो NIA के फाइल्स को एक्सेस करके इन लड़कियों का केस जो है वो वीकेंड करने की कोशिश कर रही थी। ये कहानी इन दो प्रेमियों की है जो एक्चुअली दुश्मन होते हैं और ये दोनों को पता नहीं है, बिकॉज अजय भी उस लड़की से इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा है और वो लड़की इस इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रही है और हमारी कहानी इस तरह से जो है अपने फिनाले की तरफ जाती है। मुझे लग रहा है मुझे इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं बयान करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके सामने और चीज़ें जो इस कहानी में हैं फिर आपका सारा इंटरेस्ट वहाँ ख़त्म होने के लिए मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि ब्रॉड पॉइंट्स, हाइलाइट्स जो आप इस कहानी के देखेंगे कि ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट की किलिंग्स कौन कर रहा है, ये मोसाड के ऑपरेटिव इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, ये सीरियल ब्लास्ट कौन करा रहा है, वो स्लीपर सेल जो है वो कहाँ से आ गई, आसिया खान और अजय के बीच दुश्मनी का मेन मकसद क्या है। क्योंकि अजय भी अपने आप में एक हीरो है, अगर जो कोई भी चाहे तो मतलब ऐसे हीरो को पसंद करना चाहता है उसको अपना जीवन साथी बनाना, लेकिन आसिया उसकी दुश्मन क्यों है। और अजय जो आसिया से बहुत प्रेम कर रहा था, ऐसा क्या हो गया कि उसको लगा कि आसिया एक्चुअली प्रेम के लायक नहीं दुश्मनी के लायक है। तो ये जो आपको सारी जो एजेंसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल CIA, मोसाड, इंडियन एजेंसीज, मुंबई पुलिस, NIA, इनकी ऑपरेशंस, स्लीपर सेल के फंक्शंस और आपको जो कमाल की चीज़ें जो आपको इसमें नज़र आएंगी वो आपको मेरे ख्याल से बहुत दिलचस्प और रोचक लगें। लेकिन आपको उसके लिए मेरी किताब द ब्लैक ऑफिन जो अभी हार्पर कॉलिंस से पब्लिश हुई है आपको पढ़ना होगी ताकि उसको आप इंजॉय कर सकें। ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने इस किताब के लिए पेश किया था। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी और जो लोग फीडबैक देना चाहें वो बता सकते हैं कहानी कैसी अच्छी लगी, आपने पढ़े, आपको पसंद आई नहीं आई। मैं आप लोगों से सुनने के लिए बेताब रहूँगा जब तक कि हम अगली कहानी लेके आपके सामने मौजूद हों। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, खुदा हाफ़िज़।